पहले फुटबॉल की पॉपुलैरिटी यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज तक ही लिमिटेड रहती थी, लेकिन समय के साथ फुटबॉल की पॉपुलैरिटी हम भारत में भी देख रहे हैं, दूसरी एशियन कंट्रीज में भी देख रहे हैं, मिडिल ईस्टर्न रीजन्स में भी देख रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था बिटवीन अर्जेंटीना एंड फ्रांस, 32 मिलियन इंडियंस ने उस मैच को डिजिटली देखा था। प्लस फीफा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉडी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराती है, वो भी ये चाह रही है कि यूरोप के अलावा भी दूसरे कंट्रीज, दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फीफा के वर्ल्ड कप हो, सो दैट नई ऑडियंस फुटबॉल के साथ जुड़ सके। और अगर हम 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो उसकी होस्टिंग कंट्री कौन था? कतर था। और मिडिल ईस्ट जो है ये जान रहा है कि एक समय आएगा जब क्रूड ऑयल खत्म होगा। इसी वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्री, चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें या दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात कर लें, वो अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे खत्म करना चाहते हैं। एंड इसलिए वो इस वक्त सबसे पहले बेट कर रहे हैं ग्लोबल टूर्नामेंट्स की होस्टिंग में। इसी के चलते 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसकी होस्टिंग राइट सऊदी अरेबिया को मिल चुकी है। लेकिन सऊदी अरेबिया 2034 में जब ये फीफा का वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में होगा तो इसके चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, किस तरीके से ये मिडिल ईस्ट की इमेज को बदल सकता है, किस तरीके से सऊदी अरेबिया की जो इंटरनल सोसाइटी है उसको इंपैक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें जो है आज हम इस एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे बड़ी ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके की न्यूज आपको चैनल पर मिला करती तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फीफा ने कंफर्म कर दिया है कि साल 2034 का जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, वो कहां पर होने वाला है? वो मिडिल ईस्ट की एक इंपॉर्टेंट कंट्री सऊदी अरेबिया में होने वाला है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, समय के साथ 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, ये कभी आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और मोस्टली आप देखेंगे तो ये यूरोपियन कंट्रीज में ही लिमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे करके साउथ अमेरिकन कंट्रीज में होने लग गया, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में होने लग गया, और अब जो है ये मिडिल ईस्ट की कंट्री में, जैसे कतर के तौर, जैसे एग्जांपल के तौर पर कतर में हुआ 2022 में। अब 2034 में कहां होगा? 2034 में सऊदी में होगा। 2026 में कहां होने वाला है? 2026 में आपका यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में होगा। और 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अपने में हिस्टोरिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली बार क्या होगा कि मल्टीपल कॉन्टिनेंट की कंट्रीज इंवॉल्व होने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग में। मोरक्को हो गया, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, यूरोपियन पोर्चुगल हो गया, साउथ अमेरिका जिसमें आपका यूरुग्वे आ गया, अर्जेंटीना आ गया और पैराग्वे आ गया। तो पहली बार यह होगा कि मल्टी कॉन्टिनेंट, पहले क्या होता है, जैसे भारत का वर्ल्ड कप होता है तो मल्टी कंट्रीज होता है, जैसे इंडिया में है, बांग्लादेश है, श्रीलंका। जैसे 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों ने मिलकर होस्ट किया था। लेकिन ये पहली बार ऐसा कोई ग्लोबल इवेंट होगा जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट में होने वाला है। अब इससे होगा क्या? इससे पहली बात तो फुटबॉल की एंगेजमेंट बढ़ेगी। भाई डिफरेंट लोकेशन में होगा तो लोग जानेंगे, लोग समझेंगे। अगर अभी क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट सिर्फ 10-15 मुल्कों में ही होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिकेट इतना पॉपुलराइज्ड नहीं है। वहां भी अगर पॉपुलैरिटी होने लग जाएगी तो क्रिकेट भी एक ग्लोबल स्पोर्ट की तरह बनने लग जाएगा। तो फायदा यह है कि जब मल्टी कॉन्टिनेंट में इस तरह की फीफा की होस्टिंग होगी या फीफा के मैचेस होंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, प्लस जो टूर्नामेंट है, जो गेम है, उसकी रीच भी बढ़ जाएगी। और जो 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वो इस वजह से भी हिस्टोरिक होगा। मल्टीपल कॉन्टिनेंट में तो हो गई, मल्टी कॉन्टिनेंट में तो हो गई, प्लस 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका यूरुग्वे में हुआ था। और ठीक 100 साल बाद 2030 में भी जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आपका कहां होने वाला है? यूरुग्वे में होने वाला है। तो इस वजह से 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अपने में काफी हिस्टोरिक होने वाला है। और मैं इसकी हिस्ट्री आपको बता चुका हूं कि 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। ये ग्लोबल स्पोर्ट क्यों है? क्योंकि 200 से ज्यादा नेशन जो है वो आपस में कंपीट करते हैं। अब देखिए, सऊदी अरेबिया को ही क्यों चुना गया? कहीं कोई भी कंट्री हो सकती थी। भारत को होस्टिंग राइट की कभी बात नहीं हुई, भारत ने कभी पिच भी नहीं किया। हालांकि भारत ओलंपिक्स में 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट कराने के लिए काफी अग्रेसिवली बिड कर रहा है, लेकिन इंडिया फुटबॉल के लिए कभी बिड नहीं किया। लेकिन सऊदी अरेबिया को क्यों मिल गया? अब इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले यह कि जो इसकी लोकेशन है, अगर मैप पे आपकी लोकेशन दिखाऊं मैं आपको, मिडिल ईस्ट या जो सऊदी अरेबिया की लोकेशन है, यहां से यूरोप पास है, ठीक है, यहां से एशिया पास है, यहां से अफ्रीका का कॉन्टिनेंट पास है। तो 3 कॉन्टिनेंट के जो ऑडियंस है, ठीक है, ऑलरेडी मतलब मिडिल ईस्ट तो एशिया में ही है, तो 3 कॉन्टिनेंट की ऑडियंस को केटर कर सकता है मिडिल ईस्ट में जो लोकेटेड है सऊदी अरेबिया। तो जो इसकी लोकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूरोपियंस को भी फुटबॉल मैच देखना होगा तो चाहेंगे कि लोकेशन आसपास ही हो। तो सऊदी अरेबिया उस लोकेशन में सबसे फिट बैठता है। प्लस सऊदी के पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है। आप सबको पता है कि वहां पर पेट्रोलियम
क्रूड ऑयल होता है उसके इंपोर्ट से इनकी जो इकॉनमी है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन इनको ये बात पता है कि एक समय आएगा कि ये जो हमारी फाइनेंशियल बैकिंग है ये खत्म हो सकती है। तो इस वजह से ये एक बड़ी पुरानी कहावत भी है कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो इनके पास पैसा है, अभी क्रूड ऑयल की डिमांड है, तो पैसा अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये ग्लोबल इवेंट्स में जैसे फीफा हो गया या फॉर्मूला रेस हो गया, इन सब में अगर इवेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न इन्हीं के पास आने वाला है। तो लोकेशन प्लस इनके पास वो फाइनेंशियल बैकिंग है, सऊदी के पास वो फाइनेंशियल बैकिंग है कि वो फीफा जैसे ग्लोबल इवेंट में इन्वेस्ट कर सके और प्लस उससे रिटर्न्स भी कमा सके। प्लस जो सऊदी अरेबिया, वहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आपका फॉर्मूला 1, कई सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग मैचेस होते हैं, दूसरे ग्लोबल टूर्नामेंट्स होते हैं, और जो अभी मेगा ऑक्शन हुआ आईपीएल का, जो मेगा ऑक्शन हुआ आईपीएल का, वो भी सऊदी अरेबिया में हुआ था, जहां पर करोड़ों में जो प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बिके। वो सारी चीजें कहां पर हुई? वो सारी चीजें सऊदी अरेबिया में हुई। तो सऊदी अरेबिया ने ये प्रूव भी किया हुआ है पास में कि सऊदी अरेबिया के पास वो कैपेसिटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इन्वेस्टमेंट है कि वो इस तरीके के इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर डिफरेंट लोकेशंस में फुटबॉल होगा तो जो फीफा है, जो बॉडी फुटबॉल को इवेंट को, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराती, वो भी चाहेगी कि ग्लोबल रीच बढ़े फुटबॉल की। और जो मिडिल ईस्ट एज अ रीजन है, ठीक है, मिडिल ईस्ट एज अ जो रीजन है, वहां पर और भी पोटेंशियल्स हैं, उनको भी टैप किया जा सके। अभी मिडिल ईस्ट एज अ कंट्री, एज अ रीजन जो है, मिडिल ईस्ट एज अ रीजन जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है और वहां पर क्राइसिस चल रही है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस रीजन में पेट्रोल के अलावा, क्रूड ऑयल के अलावा और भी पोटेंशियल्स होंगे। तो इस तरीके के जब ग्लोबल इवेंट्स होंगे, वहां पर इंप्लॉयमेंट आएगा, जब वहां पर लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों की नजरें उस रीजन पर पड़ेंगी, तो ये जो अनटैप पोटेंशियल है इसको भी टैप किया जा सकेगा। प्लस जो इंक्लूसिविटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर थोड़े से जो नियम कानून रहते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा थोड़े कंजर्वेटिव कंट्रीज रहती हैं, ये इनके नियम कानून काफी ज्यादा हार्श रहते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। तो ऐसी अगर ग्लोबल इवेंट्स होगी तो इनको इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, जो फ्री विल की बात करते हैं, जो फ्री स्पीच की बात करते हैं, जो ओपन माइंडेड है, वो तभी तो ऐसे देशों में आएंगे जब ये देश, ये सऊदी अरेबिया, दूसरे देश जो हैं इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे। इसी वजह से हिस्टोरिकली जो अरब वुमेन्स हैं उनको अलाउ कर दिया कि वो स्टेडियम से मैच देख सकते हैं, क्योंकि भैया अगर 2034 में फीफा का वर्ल्ड कप होगा, सऊदी में होगा, यूरोपियन फैंस आएंगे, तो वहां पर आपको अलाउ करना पड़ेगा, वहां पर आप इस तरीके के कंजर्वेटिव लॉज नहीं ला सकते हैं। तो उन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो इंक्लूसिविटी है सऊदी अरेबिया समेत दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वो भी जो है प्रमोट हो सकेगी। The World Cup is seeing higher numbers of female fans inside stadiums than ever before. Arab women from Qatar, Saudi Arabia and Morocco explain the joy of seeing their teams compete at the World Cup, क्योंकि इनको अलाउ ही नहीं किया गया था। बहुत सालों तक मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वहां पर जो महिलाएं हैं उनको अलाउ नहीं था कि वो फुटबॉल के मैचेस या कोई भी मैचेस आके स्टेडियम्स में देख सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें अलाउ करी गई हैं, तभी तो होस्टिंग राइट मिलेगी ना। तो ये इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करेगा। प्लस मैंने आपको बताया है कि जो रीजन है, चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें, चाहे हम रेड सी के रीजन की बात कर लें, यहां पर जब इस तरीके के ग्लोबल इवेंट्स होंगे तो जो पोटेंशियल है वो टैप हो सकेगा। प्लस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो भी क्रूड ऑयल पर है, ये भी आपका डाइवर्सिफाई हो सकेगी। तो ओवरऑल फुटबॉल को भी फायदा होगा, ओवरऑल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी फायदा होगा, इकोनॉमिकली भी, और जो उनकी इंटरनल सिचुएशन है वो भी फायदा होने वाला है, ठीक है। प्लस अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कतर में हुआ, 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, 2034 अब सऊदी अरेबिया में होगा, तो अब मिडिल ईस्ट एक ऐसा ग्लोबल स्पॉट बनता चला जा रहा है जो अपने को यह पोर्ट्रे कर रहा है कि उसके अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर वो कैपेसिटी है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो इस तरीके के मेगा ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक अच्छी न्यूज है पूरा का पूरा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि यहां पर क्राइसिस ही ज्यादा चलती रहती हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूसिविटी और रीजनल डाइवर्सिटी पर फोकस किया जा रहा है। फीफा भी ये चाह रहा है कि डिफरेंट लोकेशंस पे मैच हो, ताकि फुटबॉल को और लोगों के करीब लेके आया जाए, ताकि और पॉपुलैरिटी फुटबॉल की बढ़ती जाए। लेकिन देखिए, जब कतर में कुछ चैलेंजेस भी, जैसे मैंने कहा कुछ चैलेंजेस भी हैं, पॉजिटिव चीज तो बता दी, कुछ चैलेंजेस भी, जैसे कतर में जब फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो जब फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी होगी, स्टेडियम्स को
A1 करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना होगा, तो इसके लिए बड़े लेवल पे आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो ये इन्वॉल्व थे इन सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, इनकी जो कंडीशंस थी ना वो काफ़ी ख़राब थी, जिस वजह से जो ह्यूमन राइट कंसर्न्स है उस पर बात भी हुई थी। चाहे उनकी लिविंग कंडीशंस की बात कर ले, उनको वेजेस डिले मिल रहे थे, उनके लिए प्रोटेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे, क्योंकि वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं। बहुत सारे लोग इसमें भारत से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, तो इस वजह से इनके जो प्रोटेक्शन, जो लीगल प्रोटेक्शन है, उनको भी बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं किया गया था। प्लस जो कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट है वो भी बहुत सेफ नहीं थी, और इनके जो राइट्स थे वो भी काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। लेकिन ये चीज को सही करने के लिए ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कुछ मेजर्स ले लिए हैं, क्योंकि अगर 2034 में ये ग्लोबल इवेंट करना है तो इसकी प्रिपरेशन आप समझ लीजिए कि 7-8 साल पहले से ही शुरू हो जाएगी। तभी जाकर 2034 में सऊदी अरेबिया वो बता सकता है कि हाँ यार, सऊदी अरेबिया में दम है कि फीफा वर्ल्ड कप जैसा ग्लोबल इवेंट करा सके। तो इसी वजह से उसने वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया, सो दैट जो पेमेंट है वो टाइमली आ सके। क्योंकि ये जो कतर में इंसिडेंट हुआ है, ये सारी चीजें देखी वर्कर्स ने, तो अब वर्कर्स को लगेगा, जब सऊदी अरेबिया की सरकार या सऊदी अरेबिया की जो अथॉरिटीज हैं, जब वो वर्कर्स को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे नहीं यार, हम तो कतर में गए थे, वहां पे ऐसी सिचुएशन थी। तो अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं करेंगे तो वर्कर्स भी नहीं आएंगे, तो वर्कर्स नहीं आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप्ड होगा। तो वर्कर्स अट्रैक्ट हो सके, इस वजह से ये सारे मेजर्स किए हैं, जैसे वेज प्रोटेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है, हाउसिंग और जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनको भी इंप्रूव कर दिया है। कफाला सिस्टम को भी रिफॉर्म कर दिया, जहां पर इंप्लॉयर अप्रूवल के बिना जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट ने अपनी स्क्रूटनी या मॉनिटरिंग को भी बढ़ा दिया है, जिससे वो लेबर स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने रखी हैं वो इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। और ये सारी चीजें कहां से लिया गया है? ये सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया उन्होंने 2022 में जो कतर में इवेंट हुआ था उससे लिया है। जैसे इस तरीके से प्ले कार्ड्स भी लगे थे, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे, रेड कार्ड फॉर फीफा, नो वर्ल्ड कप इन कतर, वर्कर्स राइट। तो ये सारी चीजों से सीखा सऊदी अरेबिया ने, और इस तरीके के मेजर्स अभी से इंप्लीमेंट कर दिए। सोचिए अभी 9 साल बचे हैं फीफा में होने में, लेकिन अभी से ही सारी चीजें जो है इंप्लीमेंट कर दी, सो दैट वर्कर्स बड़े लेवल में अट्रैक्ट हो सके। लेकिन इसके अलावा ये तो मेजर सऊदी अरेबिया ने कर दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस भी हैं जिनको बड़ी टैक्टिकली जो है वो सऊदी अरेबिया को टैकल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या है भैया, क्लाइमेट। अब अगर आप क्लाइमेट देखोगे, फुटबॉल बड़ा टायरिंग गेम होता है, 90 मिनट्स का गेम होता है, जिसमें आपको दिन लगातार दौड़नी है। जो स्टैमिना है ना, वो फुटबॉल में क्रिकेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो ऑलरेडी जो मिडिल ईस्ट, जो सऊदी अरेबिया, वहां आप समझते हैं वहां पे रेती रहते हैं, वहां पर गर्मी है, तो इतनी गर्मी में मैचेस किस तरीके से शेड्यूल किए जाएंगे सो दैट प्लेयर कहीं हाइड्रेट ना हो जाए, कहीं इतनी गर्मी ना हो जाए वो दौड़ ही नहीं पा रहे हो, कहीं बेहोश होकर चक्कर खा के गिरने लग जाए। तो ये चीज देखनी होगी कि किस तरीके से किस महीने में ये इवेंट होगा, सो दैट प्रॉपरली जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो इन्वायरमेंट में सूट होकर अपना नेचुरल गेम खेल सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइमेट और उसके साथ शेड्यूलिंग, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो फीफा बॉडी है उससे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो क्या उस स्टैंडर्ड्स के साथ अब वो जब इन स्टैंडर्ड्स को मीट करने होंगे तो उसमें बड़े लेवल में इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब जब भी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट लगती है ना, 1000, 2000, 5000 करोड़ की, तो उसका रिटर्न तुरंत नहीं आता। ये 100 रुपए नहीं कि 100 रुपए लगाया और अगले दिन 200 रुपए मिल गए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जब बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको समय लगता है। तो वो पेशेंस क्या सऊदी अरेबिया के पास होगा? क्या इतना पैसा लगाने के बाद उनके पास और रिसोर्सेज होंगे जिससे वो अपनी इकॉनमी चला सके एंड धीरे धीरे रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट करें फीफा से? ये देखने लायक होगा, ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा। प्लस फाइनेंशियल रिस्क में आपको बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, तो क्या वो वेट कर सकते हैं। प्लस एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की मैं आपको बता चुका हूं। ग्लोबल परसेप्शन ये कैसे चेंज हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जैसे यमन में सिविल वॉर चल रहा है, सीरिया में अभी फिर से तख्ता पलट हो चुका है। तो जो ग्लोबल परसेप्शन है मिडिल ईस्ट को लेकर वो ये है कि यार ये रीजन ना सेफ नहीं है, यहाँ पर लास्ट फ्रॉम मेनी डेकेड्स जो है यहाँ पर क्राइसिस चलते चले आ रहे हैं। तो वो ग्लोबल परसेप्शन सऊदी अरेबिया को चेंज करना होगा, तभी तो जो है फैंस अट्रैक्ट होंगे, और जब फैंस आएंगे लार्ज नंबर में तभी सऊदी अरेबिया की इकॉनमी भी डेवलप करेगी और तभी जो ये पूरा इवेंट है वो सक्सेसफुल हो सकेगा। प्लस लॉजिस्टिक भी एक चैलेंज है, एंड एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है सिक्योरिटी।
क्योंकि यहां पर मिडिल ईस्ट के रीजन में सऊदी अरेबिया की ईरान से नहीं बन रही है, सऊदी अरेबिया की किसी और कंट्री से नहीं बन रही है, तो दूसरी कंट्री कहीं इस ग्लोबल इवेंट को हैम्पर करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बहुत से मिलिटेंट जो हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं वो मिडिल ईस्ट में एक्टिव हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शुरुआत हुई थी, उसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में कोलैबोरेशन था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद पैलेस्टीनियन कॉज जो वो शायद बैकफुट पर चला जाता, जो चीज एक्सेप्ट नहीं थी ईरान को, तो हमास ने इस वजह से 7 अक्टूबर को अटैक कर दिया। ये थ्योरीज है, ये मार्केट में चल रहा है कि ये, क्योंकि जो टाइमिंग थी अटैक की वो ठीक G20 के बाद हुई थी, तो जो सिक्योरिटी है उसको सऊदी अरेबिया किस तरीके से सुनिश्चित करेगा, इतने बड़े लेवल पर फैंस आएंगे, तो ये जो मिलिटेंट हैं, ये जो मिलिटेंसी वाले ग्रुप्स हैं मिडिल ईस्ट में, क्या उनको किस तरीके से टैकल की जाएगी, सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करी जाएगी, ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। अगर ये सारे चैलेंजेस सऊदी अरेबिया ने इन सब चैलेंजेस को टैकल कर लिया तो एक सक्सेसफुल इवेंट हो सकता है 2034 सऊदी अरेबिया के लिए। और फिर सऊदी अरेबिया के साथ फिर ये सारी चीजें एशियन कंट्रीज को भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ, भारत समेत और जो इंपॉर्टेंट एशियन कंट्रीज हैं कि वो भी इस तरीके के ग्लोबल इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो 2034, जो होस्टिंग राइट है वो सऊदी को मिल गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर से करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।